मैं डॉक्टर राकेश बाजपेयी, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, जुगौर, लखनऊ। मैं आपके सम्मुख इस आयुष संवाद कार्यक्रम में कुछ बहुत ही बर्निंग टॉपिक जो आज की डेट में है कोरोना के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि आज की डेट में कोरोना के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं। दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इस समय इससे प्रभावित न हो। हम होम्योपैथिक चिकित्सकों को किस तरह से इस समस्या से जूझना पड़ रहा है या इसके लिए हमको आगे का क्या रास्ता हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कोरोना का पेशेंट हो, चाहे किसी भी फीवर का पेशेंट हो या किसी को राइजा का पेशेंट हो या कफ का पेशेंट हो, हमारी क्लिनिक पे, हमारी डिस्पेंसरीज पे जो पेशेंट आता है वो पूरी तरीके से अनडायग्नोज होता है। हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हम कैसे इनको आइडेंटिफाई करें कि हम किस पेशेंट के को कोरोना की जांच के लिए भेजना है। सबसे पहले तो ये, अगर पेशेंट कहता है कि मुझे जुखाम है, मुझे छींकें आ रही हैं, तो पहले उसके बारे में ये पूछिए कि हो सकता है उसको किसी तरह की कोई एलर्जी की समस्या ना हो सकता है उसको जो है आज का जो मौसम की वजह से जो चेंज होता है उसकी वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि हमको स्नीजिंग, रनिंग ऑफ नोज, सोर थ्रोट, कफ और सबसे आखिर में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि हमें बहुत छींकें आ रही हैं, हमने कोई ऐसा काम किया है, डस्टिंग का काम किया है, घर की सफाई की है और मुझे छींकें आ रही हैं, तो हो सकता है वो पेशेंट एलर्जिक हो सकता है वो किसी कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड हो गया हो, जिसकी वजह से ये आप उनको अपनी दवाइयों के आधार पर उनको क्लियर कर सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। अगर पेशेंट ये कहता है कि हमको शोर थ्रोट हुआ, शोर थ्रोट की इसकी हिस्ट्री है, उसके बाद उसको फीवर आया, फीवर उसका जो है बहुत हाई नहीं गया है, 101 तक गया है, तो हो सकता है वो पेशेंट कोरोना का हो सकता है। तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको ये बताना है कि आप कोरोना की जांच के लिए जाइए। कोरोना की जांच के लिए आजकल 2 तरीके अपनाए जा रहे हैं, एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट, दूसरा है RT-PCR टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट की एक्यूरेसी केवल 30% है, RT-PCR की एक्यूरेसी लगभग 70% तक की है। अगर पेशेंट अगर पॉजिटिव आता है तो उसको उस तरह से आप आइसोलेट कराइए, उसको जो भी उसके प्रोटोकॉल का है उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट कराइए या करिए। लेकिन अगर पेशेंट कहता है कि हमको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है और उसका RT-PCR नहीं आ रहा है, RT-PCR उसका निगेटिव आता है, उस केस में आप निश्चित मान के चलिए कि उसको आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा। अगर पेशेंट सोर थ्रोट या कफ के साथ साथ ये कहता है कि हमको जो है सांस लेने में हल्की फुल्की दिक्कत लग रही है या ना भी लग रही है, तो हम RT-PCR के अलावा भी कुछ जांचों के लिए जाएंगे। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में एक्सरे और CT स्कैन। CT स्कैन में आपको अगर वो पॉजिटिव शो होता है, फोरोर्स 5 शो करता है, तो RT-PCR उसका निगेटिव होने के बाद भी वो कन्फर्म माना जाएगा कि वो पेशेंट कोरोना का है और उसको उसी की गाइडलाइन के अनुसार पर ट्रीटमेंट देना है। जहाँ तक रही बात ट्रीटमेंट की, होम्योपैथी की ट्रीटमेंट की, आप जब तक वो पूरी तरीके से डायग्नोज नहीं होता है, आप अपने सिम्टम के आधार पर बहुत सारी हमारी मेडिसिन हैं जिनको हम देते हैं और दे रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट, मेन चीज़ क्या है कि कोरोना का 80% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, 20% पेशेंट में ही माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट हो सकते हैं। तो हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा पेशेंट की स्टेज कैसी है। माइल्ड टाइप की है तो हो सकता है पेशेंट को 1 आध दिन बुखार है, हल्का फुल्का सोर थ्रोट हो, गले में थोड़ा बहुत दर्द हो और खांसी आए,
और पेशेंट 2-4-5 दिन में रिकवर कर जाता है। हो सकता अगर पेशेंट में स्थितियां बदलती हैं, जैसे उसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, पेशेंट को उसका लंग इन्वॉल्व होता है, तो RT-PCR की जांच निगेटिव होने के बाद भी उसका निमोनिया का CT अगर हम कराते हैं, उसका HRCT कराते हैं, तो HRCT में हमको उसका बेसल निमोनिया, राउंड शेप में निमोनिया, बॉल शेप निमोनिया, इस तरह से आपको डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती है। और CT स्कैन से एक तरह का आज की डेट में ये कन्फर्मेटरी माना जाता है कि निमोनिया की स्टेज या कोरोना की स्टेज आपके शरीर में है कि नहीं। जहाँ तक रही इसके बचाव के तरीके के बारे में, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोगों को मास्क पहनना है, हाथों को धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। आज की डेट में हमारे पास जो भी है यही हमारी वैक्सीन है। हालांकि बहुत जल्द आज की डेट में खुशखबरी आ रही हैं कि हमारे पास बहुत जल्द 1-2 महीने में वैक्सीन्स आ जाएंगी। वैक्सीन के बारे में जैसा आप जानते हैं कि हम एंटीजन माइक्रोब्स का कोई पार्ट या उसको हम एटेन्यूएट करके, उसको कमज़ोर करके, उसके किसी पार्ट को या उसके किसी टॉक्सिन को उसको वैक्सीन के रूप में कन्वर्ट करके लोगों की बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसके इंट्रोड्यूसन से क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्शन देती है और बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बनते हैं, जिससे हमारे उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने की क्षमता बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है। तो वैक्सीन जब तक नहीं आती है तब तक हमको जो पुराने नाम्स हैं उन्हीं नाम्स को फॉलो करना है। वैक्सीन आ जाती है तो सबसे अच्छी बात है कि हम लोग बहुत जल्द ही इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज की डेट में जो नया एक आया है वैक्सीन बनाने का तरीका, जिसको बोलते हैं mRNA एक जेनेटिक कोड के आधार पे जो है बनाई जा रही वैक्सीन है। नए तरीके का फार्मूला है, हो सकता है ये बहुत अच्छा कारगर हो या इसके अभी बहुत सारे परिणाम अभी आने बाकी हैं। जैसा भी होगा ये सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिर भी हमको कोरोना से बचना है। अब आज की डेट में भी मतलब हिंदुस्तान में करीब 92 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। उसमें से हालांकि 86-87 लाख लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन ये 92 लाख की जो फिगर है ये उनकी है जिनके जांच किए गए हैं, जो किसी उसमें आए हैं। ऐसे लाखों लोग, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक रूप से हमारे बीच में से गुजर गए हों, रह गए हों, और वो आपकी बीमारी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सबसे आज की डेट में सबसे ज़रूरी है कि हम कोरोना के प्रसार को रोकें। जहाँ तक रही हमारी पद्धति की बात, हमारी होम्योपैथी पद्धति में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो इन मरीजों का इलाज करने के लिए सक्षम है, और बहुत सारे लोग इसके प्रयास कर भी रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट इसमें ठीक भी हो रहे हैं। हमारी बहुत सारी मेडिसिन हैं, आर्सेनिक है, जेलिसीमियम है, बेलाडोना है, ब्राइनिया है, इस तरह बहुत सारी मेडिसिन हैं। लेकिन हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमको पेशेंट की टोटलिटी पे मेडिसिन लेना है, लेकिन सबसे और ज़रूरी है हमको पेशेंट की कंडीशंस को बिल्कुल मॉनिटर करके रखना है। पेशेंट हमारा ठीक हो रहा है कि पेशेंट ख़राब हो रहा है, उसको कब हमको उसको हायर सेंटर की तरफ रेफ़र करना है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहना। पल्स ऑक्सीमीटर रखना ज़रूरी है। ऑक्सीमीटर अगर आपका ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि इस बीमारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हैप्पी हाइपोक्सिया की है। हम खुद जानते हैं कि 50% लंग की कैपेसिटी में हम आराम से जी सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है 60 से 70% जब आपका लंग इन्वॉल्व हो जाता है तब हमको हाइपोक्सिया की कंडीशन पैदा होती है, सांस लेने की दिक्कत पैदा होती है, और उस समय तक पेशेंट हमारा सीरियस या क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है। थैंक यू।